Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapith School. Today we are going to start a new chapter, Cell Structure and Functions. So students, you have already learned that things around us are either living or non-living. तो आपको पहले से ही पता है कि हमारे आसपास जितने भी सारी चीज़ें हैं, जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी है वो आइदर लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। और उसके बाद आपने ये भी पढ़ा होगा कि सारे जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ ना कुछ बेसिक फंक्शंस कैरी आउट करते हैं। सो आप जानते होंगे कि ये सारे फंक्शंस क्या है। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेन विच इज़ नोन एज सेल। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सबसे बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट, सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कोई भी ऑर्गन का, हमारे बॉडी में मौजूद कोई भी ऑर्गन का सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि सेल के नाम से जाना जाता है। उसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, उसका फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ सेल। सो व्हाट इज़ अ सेल? अ सेल comes from the Latin cella, meaning small room, and it is the basic structural, functional and biological unit of all known living organisms. तो सेल जो वर्ड है वो किससे आया है? एक लैटिन वर्ड से आया है, सेला, जिसका मतलब स्मॉल रूम यानी छोटा सा कमरा। और क्या है वो? सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट है हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे। A cell is the smallest unit of life that can replicate independently, and cells are often called the building blocks of life. तो सेल क्या है? सबसे छोटा यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे जीवन का, जो कि रेप्लिकेट करता है, यानी एक दूसरे के साथ रेप्लिकेट करके बहुत सारे ब्लॉक्स बनाते हैं। जैसे कि हमारे जो बिल्डिंग्स में जो ब्लॉक्स बनते हैं, वैसे ही रेप्लिकेट करके, एक दूसरे के साथ रेप्लिकेट करके वो बहुत सारे ब्लॉक्स बनाते हैं हमारे जीवन के। लाइक वाइल सेल्स आर ऑफन रिफर्ड टू एज ब्रिक्स मेकिंग अप अ बिल्डिंग, सेल्स आर complex living structures that can have a variety of shapes, sizes and functions. तो जैसे कि सेल है, हम लोग उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहते हैं, तो उसको ब्रिक्स भी बोला जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ब्रिक्स जैसे लगते हैं पूरे बिल्डिंग को बनाने के लिए, जैसे कि ब्रिक्स लगते हैं, एक एक ब्रिक्स। तो आप जैसे इतना पूरा बड़ा अपने घर में बैठे हुए हैं, तो वो घर की बनावटी की शुरुआत किससे की गई है? एक ईंट से की गई, यानी एक ब्रिक से की गई है। वैसे ही हमारा जो पूरा बॉडी है, इसको बनाने की शुरुआत एक छोटे से सेल ने ही की है। ओके, तो जो कि एक लिविंग स्ट्रक्चर है और जिसके बहुत सारे शेप्स भी होते हैं, साइजेस भी होते हैं और बहुत सारे तरह तरह के फंक्शंस भी वो कैरी आउट करते हैं। नाउ द डिस्कवरी ऑफ सेल। ये सेल किसने डिस्कवर किया था, किसने इन्वेंट किया था? सो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स इन 1665। तो 1665 के जो साल था, तभी एक साइंटिस्ट जिनका नाम है रॉबर्ट हुक, उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। बिकॉज हुक सॉ honeycomb like structure when he observed thin slices of cork under a microscope. He noticed that each box was separated from the other by a partition or a wall. He was the one to name each of these boxes as cells. तो सबसे पहले हुक एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा। जब माइक्रोस्कोप के अंदर वो काम कर रहा था, एक कॉर्क का एक स्लाइस लिया, उसको जब माइक्रोस्कोप के नीचे उसने रखा और उसने क्या ऑब्जर्व किया? कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि मधुमक्खियों के जो घर का तरह जो हनीकॉम्ब होते हैं, उनके घर को हनीकॉम्ब बोला जाता है, तो उनके तरह उनको कुछ स्ट्रक्चर वहाँ पे नज़र आया। तो वहाँ पे उनको क्या दिखा कि हर एक बॉक्स एक दूसरे से अलग किया हुआ है और बीच में वॉल्स भी हैं, पार्टीशन भी किया है, दीवार भी रखा हुआ है। तो वह क्या किए? तब एक एक बॉक्स को नाम दिए एज अ सेल।
कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। तो यहाँ पे कॉर्क क्या है, तो कॉर्क ट्री के बार्क का एक पार्ट होता है। ऑलराइट, साइंटिस्ट कुड स्टडी सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हेन इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स विथ हाई magnification were invented. 150 years after Hooke first observed the cells, in 1830s, two German scientists called Matthias Skeldin and Theodor Schwann proposed the cell theory, which stated that all living organisms are made up of cells. Cells are the basic and functional units of life of living organisms. All cells are born out of pre-existing cells through cell division. तो साइंटिस्ट को ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो अंदर जो सेल्स मौजूद है उनको देखने के लिए बहुत ही हाई मैग्नीफिकेशन की माइक्रोस्कोप की ज़रूरत थी, जो तब तक तो रॉबर्ट हुक के टाइम में जो इन्वेंट नहीं हुआ था। तो रॉबर्ट हुक जब सेल इन्वेंट किया उसके कम से कम 150 साल बाद जब ऐसे हाई इम्प्रूव माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद 1830 में दो जर्मन साइंटिस्ट जिनके नाम थे मैथियस स्केडिन एंड थियोडर स्क्वैन, जो क्या प्रपोज किए, क्या इन्वेंट किए, सेल थ्योरी इन्वेंट किए, जो कि क्या बोलता था, जो क्या स्टेट करता है कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सेल से बने हुए हैं और सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। और सेल्स कैसे एक सेल्स कैसे बॉन्ड किए, मतलब एक सेल्स कैसे जन्म लिए हैं, क्योंकि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल था, जो पहला जो सेल जो मौजूद था वो एक दूसरे के साथ मिलके या फिर एक जो सेल है वो डिवाइड करता था, यानी रेप्लिकेट करता था। सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है, एक बड़ा सा सेल था वो डिवाइड करके 2 सेल बना, फिर एक 2 सेल से 4 सेल बना, ऐसे ही वो सेल डिवीजन के द्वारा एक दूसरे से बॉन्ड किए हैं। ठीक है, सो ही इज नोन एज Robert Hooke in 1665, who observed a thin slice of cork and called the empty places as cells. तो यहाँ पे आपको जो पिक्चर्स दिख रहे हैं लाइक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, तो यही उन्होंने इन्वेंट किया था in 1665. Now organisms show variety in cell number, shape and sizes. तो organisms जो होते हैं वो सेल नंबर में बहुत सारे varieties शो करते हैं, उनके साइजेस भी अलग अलग होते हैं, शेप्स भी अलग अलग होते हैं। सो देयर आर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री और अ लार्ज एनिमल। अ ह्यूमन बॉडी ऑल्सो हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच हैव डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड फंक्शंस। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि बहुत बिलियंस और ट्रिलियंस यानी बहुत बड़ी एक तादाद में सेल्स मौजूद होते हैं। कोई भी एक लंबे ट्री ले लो या फिर कोई भी एक बड़ा सा एनिमल ले लो, वैसे ही ठीक ह्यूमन बॉडी, जो हमारे जो मनुष्य का बॉडी है, उनमें भी लगभग ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं, जिनके अलग अलग शेप्स होते हैं, अलग अलग साइजेस होते हैं और अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं। सो बेसिकली ऑर्गेनिजम्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। तो ऑर्गेनिजम्स लगभग 2 तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स which are made up of more than one cell. For example, mango tree and frog. Unicellular organisms are made up of a single cell. For example, amoeba and paramecium. Multicellular organism और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप्स में बांटा गया है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स किनको कहा जाता है, जो कि एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग कोई भी मैंगो ट्री का, या फिर फ्रॉग, या फिर ह्यूमंस बोल लो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किनको बोलते हैं, जो सिर्फ एक सेल से ही बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एमोइबा है, पैरामीशियम है। तो ये जो एक सेल है, ऑलराइट, एक ऑर्गेनिज्म है। So here 1 billion equals to 100,000 million and 1 trillion equals to 1,000 billion. Okay, इतनी बड़ी संख्या में सेल्स मौजूद होते हैं। Now there is a did you know, आपको क्या पता है, multicellular organisms with billions of cells also start their life as a single cell
because the fertilized egg, which is a single cell, multiplies to form more cells as the organism develop. तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी एक सेल से ही बने हुए होते हैं, यानी एक सेल से ही अपना लाइफ जो है वो वहाँ से ही वो स्टार्ट करके बिलियंस ऑफ सेल्स उसके बाद फिर बनते हैं. क्योंकि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, एग जो होता है, अंडा जो होता है, वो किससे बना हुआ होता है? एक सिंगल सेल से ही बना हुआ होता है. धीरे धीरे जैसे वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है, मतलब जैसे ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ग्रो करता है, वो सेल्स भी वहाँ पे ग्रो करते हैं, सेल डिवीजन भी होता है, वैसे ही बहुत सारे सेल्स फिर नए बन जाते हैं. ऑलराइट, single celled organism also performs all the necessary life functions like multicellular organisms, including ingestion and digestion of food, respiration, excretion, reproduction and growth. The only difference is that while a single cell performs all the functions in the unicellular organisms, multicellular organisms have a specialized group of cells to perform different functions. The specialized cell from tissues which in turn from organs. तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह हर एक फंक्शंस अपनी लाइफ को लीड करने के लिए जो भी नेसेसरी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करते हैं, जैसे कि इंजेक्शन बोल लो, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, सारे जो फंक्शंस है वो परफॉर्म करते हैं. लेकिन एक ही डिफरेंस क्या है, जो सिंगल सेल है वो सारे फंक्शंस, वो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे फंक्शंस वो अपने वो सिंगल सेल से ही करते हैं, यानी वो इकलौता जो सेल है वही सारा फंक्शन परफॉर्म करता है. लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके इतने सारे सेल्स हैं, तो हर एक सेल्स को ग्रुप में डिवाइड किया गया है, हर एक अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स के बाद बहुत सारे जो सेल्स डिवीजन का जो प्रोसेस है वो टेक्स प्लेस करने के बाद, वो होने के बाद सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनते हैं, एक टिश्यू बनते हैं. फिर बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके बनते हैं एक फुल ऑर्गन, यानी सोच लो हमारा ईयर, हमारे नोज़, एक एक ऑर्गन बनते हैं ऐसे बहुत सारे टिश्यूज़ को लेके. ओके, नाउ शेप ऑफ सेल्स. तो सेल्स का शेप क्या है? Amoeba, which is a single-celled organism, does not have a definite shape. Its shape keeps changing as it moves or feeds, protruding parts of its body from pseudo means false, podia means feet. These projects are known as pseudopodia. तो अमोइबा हमने पढ़ा अभी, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जिनका कोई भी एक डेफिनाइट शेप नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा अपना जो शेप है वो चेंज करते रहता है, और उसका एक बॉडी का पार्ट है, उसको कहते हैं फॉल्स फीट, यानी स्यूडोपोडिया. ओके, ह्यूमंस हैव मिलियंस ऑफ सेल्स such as white blood cells found in blood, cells that makes up muscles and cells that form nerves. Their shapes vary and according to the functions of their performs. As most cells are round, spherical or elongated, some are spindle shaped which are long and pointed at both ends. Nerve cells or neurons are quite long and are branched out to receive and ट्रांसफ़र मैसेजेस. ह्यूमन जो है, जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो बहुत सारे सेल्स से बने हुए हैं और उनमें बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ सेल्स भी हैं, जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स जो कि ब्लड में पाए जाते हैं, मसल सेल्स, नर्व सेल्स, और उनके शेप्स में भी और फंक्शंस में भी बहुत ही वैरायटीज़ हैं, यानी वेरी करते हैं. तो कोई कोई सेल्स का शेप कैसा होता है, राउंड होता है, कुछ स्पेरिकल होते हैं, कुछ इलोंगेटेड होते हैं, फैले हुए होते हैं, कोई स्पिंडल शेप भी होते हैं, जिनके लॉन्ग और पॉइंटेड एंड्स रहते हैं. तो नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स जो है वो बहुत ही बड़े होते हैं, थोड़े से लंबे होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, यानी एक जैसे कि पेड़ में ब्रांचेस होते हैं, उनके भी ऐसे शाखाएं फैली हुई होती हैं. वो किस वजह से फैली हुई होती है? ताकि हम लोग कोई भी मैसेज रिसीव कर सके और
ट्रांसफ़र कर सके, क्योंकि ये हमारे नर्व सेल्स में रहते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्टिमुली के लिए. दैट्स वाई दे आर क्वाइट लॉन्ग एंड ब्रांच्ड. ऑलराइट. Now shapes of the cells are maintained by a covering called cell membrane or plasma membrane. Bacterial cells and plant cells have an additional rigid covering called a cell wall. तो जो सेल्स के शेप्स होते हैं वो एक कवरिंग, उनमें एक कवर किया जाता है उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनको मेंटेनेंस के लिए, जिसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उनका एक बाउंड्री होता है, यानी एक कवर होता है. बैक्टीरिया सेल्स जो होते हैं या फिर प्लांट के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको प्लांट सेल्स बोलते हैं. उनके एक अलग ही रिजिड कवरिंग होता है जिनको बोला जाता है सेल वॉल. ऑलराइट. सो डिफरेंट शेप्स ऑफ ह्यूमन सेल्स. यहाँ पे आपको बहुत सारे शेप सेल्स देखने को मिलेंगे जिनके अलग अलग शेप्स हैं, जैसे कि स्मूथ मसल सेल, ओव्यूस, ओवम, स्पर्म, बोन सेल, fat cell, nerve cell and blood cells. All right. So these are kind of cells with different shapes are present in humans. Now size of cells. तो अभी हमने पढ़ा shapes, cells का shapes. अभी हम लोग पढ़ेंगे sizes के बारे में. So the sizes of the cells may vary from a millionth of a meter known as micron to a few centimeters, but most of them cannot be seen with the naked eye. We need microscopes to see this microscopic cells. तो cells के जो sizes होते हैं वो वैरी करते हैं, उनके जो मिलियंथ ऑफ मीटर मतलब उनके मीटर में वैरी होते हैं, जिनको माइक्रोन भी बोला जाता है. बहुत ही छोटे साइज़ में वो होते हैं, जो कि हमारे जो खुली आँख है हम उसमें देख नहीं पाएंगे कोई भी सेल्स को. हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है माइक्रोस्कोपिक सेल को देखने के लिए. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द साइज ऑफ सेल्स ऑफ अ लार्ज एनिमल सच एज एलिफेंट विल बी लार्जर देन सेल्स ऑफ अ स्मॉल एनिमल सच एज रैट. The sizes of cells depend on the function it performs. For example, nerve cells of a rat and nerve cells of an elephant perform the same functions and hence are of the same size. तो ये बोला गया है कि ऐसा कोई नेसेसरी बात नहीं है कि कोई भी एक बड़ा एनिमल का जो सेल है, साइज़ है सेल का, वो कोई भी छोटा एनिमल के सेल से उसका साइज़ बड़ा हो या फिर छोटा हो, ऐसा कुछ नहीं है. क्योंकि जो साइज़ है सेल का वो किस पे डिपेंड करता है, फंक्शन पे डिपेंड करता है कि वो सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. तो एग्जांपल यहाँ पे क्या लिया है कि जो नर्व सेल, एक चूहे का जो नर्व सेल है या फिर एक एलिफेंट का जो नर्व सेल है, उनका फंक्शन सेम है, क्योंकि वो नर्व सेल है. ट्रांसफ़र और वो मैसेज ट्रांसफ़र या फिर वो करते हैं, तो इसीलिए उनका साइज़ भी सेम होगा और फंक्शन भी उनका सेम है. So smallest cell is found in bacteria and is just of 0.1 to 0.5 micrometer long. Largest cell is an ostrich egg which has an area of about 17 centimeter into 13 centimeter or 170 millimeter into 130 millimeter. तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं उनका सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ क्या है, 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर. ओके. और सबसे लार्जेस्ट सेल कहाँ पे मिलते हैं, ऑस्ट्रिच के अंडे में, यानी ऑस्ट्रिच के एग में, जिसका एरिया कितना है, लगभग 17 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर. ऑलराइट. सो नाउ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. तो अभी तक हमने सेल के साइजेस, शेप्स के बारे में पढ़ा. अब हम लोग पढ़ेंगे उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में. So in a unicellular organism, a single cell performs all the basic functions of life, but in multicellular organisms there is a division of labor. तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल ही उसका सारा जो फंक्शंस है वो परफॉर्म करता है, लेकिन एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो डिवाइड करते हैं और अलग अलग वो परफॉर्म करते हैं. Like cells is the basic structural unit of an organism which forms tissue. तो सेल डिवाइड कर होके क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं. Then tissues made up of specialized cell with similar functions form organs.
परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन विद इन द ऑर्गन। तो उसके बाद टिश्यूज़, बहुत सारे सेल्स से मिलके एक टिश्यूज़ बनते हैं जो कि एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, एक ऑर्गन फॉर्म करते हैं। सो ऑर्गन, और वी कैन से द पार्ट्स which performs a particular function such as respiration, digestion, etc. तो उसके बाद जो ऑर्गन है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि हो सकता है रेस्पिरेशन, डाइजेशन और दूसरा कुछ भी वो हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. If you all have any doubt in any of this part, in any part of this chapter, you can ask me. I am going to clear your all doubts. Till then, write all the notes in your fair copy, learn the notes and read the chapter carefully. The remaining part we will do in the next class. Thank you, students.